हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मेरे से कम्युनिटी पे फ्रिक्वेंटली बहुत बार पूछा जाता है कि सर मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूं या मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करूं। और बात भी सही है, क्योंकि अगर आज भी आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो मोस्टली पेरेंट्स आपको यही सजेस्ट करेंगे कि प्रॉपर्टी में पैसा लगा दे। और रीज़न भी है क्योंकि बिकॉज अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, गुड़गांव लोकेशन देख लीजिए, गुड़गांव देख लीजिए अगर आप जानते होंगे तो गुड़गांव में पूरा पहले एग्रीकल्चर लैंड था। जितने भी फार्मर्स थे, जितने भी एग्रीकल्चर लैंड थी जिनके पास, वो रातों रात अमीर बन गए, रातों रात करोड़पति बन गए जैसे ही बहुत सारे डेवलपर्स आए, जैसे DLF आया और भी बहुत सारे डेवलपर्स आ गए। तो ये बात हमें यकीन दिलाता है कि यार अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हो तो यस, आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस प्रॉपर्टी के पे कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, रेंट अलग से मिलेगा। बट ये बात सच है कि प्रॉपर्टी में पैसा लगा के आप ज़्यादा फायदा है म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में नहीं लगा रहे हो तो इसी बात को हम एक एक्चुअल डेटा से देखेंगे। मैं आपके सामने अपने कुछ एक्चुअल फैक्ट्स रखने वाला हूँ, हमेशा की तरह कुछ डेटा क्रंच करने वाला हूँ, आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। देखो गाइस, आई एम नॉट डिबेटिंग अबाउट दी फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली बात मेरी कि मैं यहाँ पे पहली अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर डिबेट नहीं करूँगा। बिकॉज वैन यू आर बाइंग अ फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज योर एसेंशियल रिक्वायरमेंट। आप वहाँ पर रहने वाले हो अपनी फैमिली के साथ में, तो वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंट की बात ही नहीं आती है। बट येस, इफ यू आर बाइंग अ सेकेंड प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट और उसे कंपेयर कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में कि भैया मुझे म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, मैं रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में पैसा लगा दूं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस है पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि देखो आई हैव लेफ्ट माई जॉब, आई यूज टू राइट आर्टिकल्स फॉर पब्लिकेशन। तो बेसिकली ये पूरा कंटेंट मैंने किसी पब्लिकेशन के लिए लिखा है पहले, तो मुझे लगा कि यार ये डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए आई एम शेयरिंग इट टुडे। तो कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशंस गाइस ये है कि देखो कि सबसे पहले आप होम लोन लेते हो, आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, तो आपको 80% लोन मिलता है आज बैंक की तरफ से। बैंक आपको 80% लोन देगा, 80% लोन देगा, 20% आपको अपनी जेब से ऐसा डाउन पेमेंट अरेंज करना पड़ेगा। दूसरा जो खर्चा होता है वो होता है स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आज आप स्टैम्प ड्यूटी देखोगे, दिल्ली की बात करूँ तो स्टैम्प ड्यूटी लगभग 6% होती है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू की। अगर आप इफ़ यूर अ मेल, वाइफ के नाम पर है, आपके स्पाउस के नाम पे, तो 5% होती है। 1% आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, लेकिन हम मोटा मोटा 7% की बात करेंगे कि 7% आपका स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू की। 80 लाख की प्रॉपर्टी का केस स्टडी कैलकुलेट करेंगे कि 80 लाख की प्रॉपर्टी है आपकी, 80% आपको लोन ले रहे हो, 80% लोन ले रहे हो और 20% आपको अपने डाउन पेमेंट अपनी जेब से अरेंज करना है। इसी के साथ में देखो एक चीज़ और बता दूं कि जब अगर आप होम लोन लेते हो तो वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग ये आर्ग्यूमेंट करेंगे अब वीडियो के बाद कि इस पर टैक्स कैलकुलेशन नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। तो सर देखो, अगर आप होम लोन लेते हो तो होम लोन पे आपको दो तरीके से टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, एक अंडर सेक्शन 80C और एक दूसरा मिलता है अंडर सेक्शन 24। तो अंडर सेक्शन 80C की जो भी आपका EMI आप पे कर रहे हो उस पर आपको प्रिंसिपल पार्ट पे यू कैन क्लेम एज अ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख रुपीज़। तो इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन, EPF में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जाता होगा। उसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो वहाँ पे भी 1.5 लाख रुपीज़ तक का टैक्स लिमिट मिल जाता है। मतलब पूरी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, इंक्लूडिंग आपका EPF वाला पार्ट। बट यार वो म्यूचुअल फंड्स में भी मिलता है, आप टैक्स सेविंग फंड्स में कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो हाउस लोन लेके आपको कोई एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसलिए प्रिंसिपल पार्ट वाले यानी अंडर सेक्शन 80 वाले पार्ट को हम इसको एक्सक्लूड करेंगे कैलकुलेशन से, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड में भी मिलता है और बाकी इन्वेस्टमेंट में भी मिलता है, PPF में भी मिलता है। तो एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं मिलता आपको ये होम लोन पर। हाँ, बट लेकिन होम लोन पे एक एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट है आपको कि जो भी आपका इंटरेस्ट पार्ट है, उस इंटरेस्ट पार्ट पे अंडर सेक्शन 24 यू आर अलाउड टू क्लेम अ डिडक्शन अप टू 2 लाख रुपीज अ ईयर। क्योंकि इनिशियल ईयर्स में जब आप होम लोन पे करते हो तो उसके शुरू में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बाद में प्रिंसिपल ज़्यादा होता है। तो 2 लाख रुपए तक का आपका मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हो आप, ऐसा इंटरेस्ट अमाउंट आपके होम लोन पर। तो हम इसमें पूरी कैलकुलेशन में वो इंक्लूड करेंगे, तो प्रिंसिपल पार्ट वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 80C का बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में भी मिलता है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे SBI का लोन लिया, SBI का लोन का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ जिसका 20 ईयर्स का ड्यूरेशन है, 7.25 का उनका इंटरेस्ट रेट है अभी। ये आप वेरीफाई भी कर लेना अपने हिसाब से, अगर लगता है तो एडजस्ट कर लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं पूरा केस स्टडी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ सो दैट आपको ये डिसीजन लेने में मदद मिल सके। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ओपिनियंस अलग हो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट।
मैं मानता हूँ आप लोगों की बात, बस ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ सो दैट आप लोगों को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आप एक वाइज डिसीजन ले सको। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक्सेल पे समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कंसिडरेशन करे, मैं दोबारा बता देता हूँ। सर मेरी वैल्यू की, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 80 लाख रुपीज़। इनिशियल डाउन पेमेंट मुझे चाहिए, होम लोन मुझे क्योंकि 80% ही मिलेगा, 16 लाख यानी मेरे को अपनी जेब से निकालना है। होम लोन अमाउंट मेरा 64 लाख यानी जो मुझे होम लोन मिलेगा। लोन टेन्योर 20 ईयर्स। एसबीआई का जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दैट इज 7.25। इस हिसाब से मैंने एसबीआई के लोन कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है। दिस इज जो मेरा पर्टिकुलर ईएमआई आ रहा है दैट इज 50,584 रुपीज एवरी मंथ आई हैव टू पे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स इफ आई गो विद द लोन, होम लोन। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने लोन ईएमआई कैलकुलेशन किया हुआ है, ये सारा का सारा मैंने, हालांकि ये एक्सेल पूरा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरा ईएमआई अमाउंट में कितना प्रिंसिपल पार्ट जा रहा है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है। एवरी ईयर आई कैन क्लेम अप टू 2 लाख रुपीज ऐसा टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 2 लाख रुपए से ज्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकता, तो इसका पूरा बेनिफिट मैं देख लूंगा। आई एम बिलीविंग यू कम इन द 30% टैक्स लैब, तो मुझे 10 लाख रुपए के करीब तक का मैं टैक्स सेव कर लूंगा अगर मैं 20 ईयर्स तक की कैलकुलेशन लेता हूं पूरे इंटरेस्ट पार्ट पे। प्रिंसिपल पार्ट पे वी आर नॉट कंसिडरिंग बिकॉज प्रिंसिपल पार्ट पे आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो ऑलरेडी हम काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही होती है ईपीएफ में, पीपीएफ में। नहीं भी करते हो तो वो दोनों में मिलने वाला है आपको, तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। यस, इंटरेस्ट पार्ट एक एक्स्ट्रा एड ऑन है जो आपको होम लोन में मिलता है, तो वो हम कंसिडर करेंगे इसकी बेसिकली आपके कंपैरिजन में। प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट पे देखो सर, इनिशियल डाउन पेमेंट है 16 लाख। होम लोन इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया है, जो आपको लोन ईएमआई कैलकुलेशन से भी दिख जाएगा। आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो दैट इज दी 57,40,175 रुपीज इन 20 ईयर्स इफ आई कंसिडर इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.25। स्टैम्प ड्यूटी 6% प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस, पूरा मिला के लगभग 7% आपको अपनी जेब से देना पड़ता है स्टार्टिंग में ही, इनिशियल टाइम पे। मतलब ये पेमेंट आपके पास होना चाहिए, तो लगभग 5,60,000 रुपए आपके पास होना चाहिए ऐसा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस पे होते हैं। मतलब 80 लाख की प्रॉपर्टी तो उस पर 7% होगा, तो 5,60,000। टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ईएमआई के थ्रू जो आप पे कर रहे हो एवरी मंथ, उसकी वजह से आपको 1.21 सीआर का अमाउंट टोटल पे करना है 64 लाख के लोन पर। अब बात करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन की। कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो देखो गाइस, प्रॉपर्टी पे आप दो तरीके से रिटर्न्स कमाते हो। एक आपका जो प्रॉपर्टी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करा है वो कैपिटल एप्रिसिएट होती है, मतलब हर साल आपकी प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन होता है। बट रियलिटी ये है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा रेजिडेक्स। ये नेशनल हाउसिंग बैंक का वेबसाइट है। जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी को आप जानते हो, इसी तरीके से प्रॉपर्टी के ऑल ओवर इंडिया प्रॉपर्टी प्राइसेस पे कितने चेंजेस हुए हैं कुछ पर्टिकुलर पीरियड में, कुछ लास्ट सालों से, वो है ये पर्टिकुलरली, ये यहाँ से डेटा मिलता है। इसको बोलते हैं रेजिडेक्स। रेजिडेक्स में आप क्लियरली देखोगे, हालांकि ये मैंने हाउसिंग प्राइस इंडेक्स दिल्ली का भी निकाल के रखा हुआ है, यानी 103 रुपए की प्रॉपर्टी का प्राइस था 2013 में, लेकिन आज उसकी वैल्यू 91 है, तो ये माइनस में है। यानी लास्ट कुछ सालों से 6-7 साल से दिल्ली में प्राइसेस भी नहीं अप्रिशिएट हुए, कैपिटल अप्रिशिएट ही नहीं हुआ है। आपका कैपिटल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की बात करें, देखो इट डिपेंड्स लोकेशन टू लोकेशन, तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। ये रेजिडेक्स का डेटा मेरी तरफ से नहीं है, ये नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो हर साल एवरी ईयर रिपोर्ट पब्लिश करती है। क्वार्टर टू क्वार्टर ये डिटेल्स रियल टाइम बेसिस पर अपडेट होती है। मुंबई में, बैंगलोर में तो थोड़ा सा यस कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। परसेंटेज में मैं दिखा देता हूँ, काफी सारी लोकेशन ऐसे जैसे एब्सोल्यूट बेसिस पर दिख रहे होगा आपको, ईयर ऑन एब्सोल्यूट बेसिस पर कि टिल डेट, मतलब अभी तक इन 2013 से लेकर अभी तक 13% की ग्रोथ। दिल्ली में आप देखोगे तो -5.2% की ग्रोथ लास्ट 7 सालों में। कुछ एरिया पे 5.9, कुछ पे 3.5, 1.9, डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। गाजियाबाद में -2.8, जयपुर 1%, इस तरीके से है। तो इसका एक मोटा मोटा फिगर ले लेते हैं। मैं दिल्ली में देखो -5.2 है, फिर भी मैं एक बड़ी पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा हूं, बिगर पिक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं मानता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी पे 4% से हर साल एप्रिसिएशन हो रहा है, हर साल एक एवरेज 4% से एप्रिसिएशन हो रहा है। 20 ईयर्स की कैलकुलेशन मिलेंगे। ये रेजिडेक्स की डेटा की वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मेंशन कर दूं, आप लोग इसे जाके वेरीफाई कर सकते हो। दूसरी बात हम बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी पे आप कमाओगे वो है रेंटल यील्ड। ठीक है,
देखो रेंटल यील्ड क्या है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको मान लीजिए, मैं आई एम टेकिंग अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी ली है उसी दिन आपने मान लीजिए रेंट पे दे दिया, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए रेंट पे दे दिया और 20 के 20 साल रेंट पे कोई ना कोई रहा है। रेंटल यील्ड की भी बात करूं तो नीचे दिख रहा होगा आपको सर, अगर एक पुराना डेटा उठा के देखो तो बड़ी सिटीज में, मेजर सिटीज में, कोलकाता, भुवनेश्वर, बेंगलोर, इन जैसी सिटीज में, मतलब बेंगलोर सॉरी मुंबई, इन सिटीज पे आपको जो लगभग रेंटल मिलता है वो लगभग 3% का है। ये मैजिक ब्रिक की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में से पब्लिश हुआ है, जो आपको मैंने दिखाया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई थिंक बहुत सारे मैगजीन्स में पब्लिश हुआ है। तो रेंटल यील्ड जो प्रॉपर्टी की है 2018 की बात करूं तो वो लगभग 3% के अराउंड है। मैं 3% वहां पे मान रहा हूं, जो एक कुछ मतलब मैक्सिमम सिनेरियो मान रहा हूं, लेकिन फिर भी हम इस कैलकुलेशन में 3% ही कंसिडर करेंगे। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि हर साल आप अपना रेंट बढ़ा रहे हो 5% से, मतलब रेंटल यील्ड 3% और हर साल अपने रेंट बढ़ा रहे हो 5% से। तो सर अगर 80 लाख की कैपिटल एप्रिसिएशन पे 4% का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो उस 80 लाख रुपीस की वैल्यू आपकी, उस 80 लाख रुपीस की वैल्यू आपकी 1.75 सीआर होती है। 4% के कैलकुलेशन से कैपिटल एप्रिसिएशन मान रहे हो। मैं मान रहा हूं कि हर साल आपको उस 80 लाख की प्रॉपर्टी पे 3% का रेंटल यील्ड मिल रहा है, जो हर साल 5% से बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से पूरे 20 सालों में आप लगभग कमाओगे 79,35,828 रेंटल यील्ड का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैं आपके लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब हर साल मैं ये भी कंसीडर कर रहा हूं कि हर साल आप इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट उठा रहे हो, 30% में आते हो आप 30% टैक्स स्लैब में। तो देखो पहले सालों में, कुछ सालों में आपको इंटरेस्ट ज्यादा होता है और बाकी के सालों में आपको इंटरेस्ट कम होता है, प्रिंसिपल ज्यादा होता है। तो 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट है, आप वो पूरा फायदा उठा रहे हो उस टैक्स सेविंग का, तो मैं वो भी कैलकुलेशन में ले रहा हूं। तो उसकी वजह से जो टैक्स सेव कर लिया, क्योंकि 30% टैक्स में आते हो, एजुकेशन एंड सेल्फ सेस नहीं ले रहे, वो बहुत मोटा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 30% का कैलकुलेशन ले रहे हैं, 10,57,750 रुपीज आपने टैक्स सेव कर लिया। तो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम प्रॉपर्टी इस 80 लाख की प्रॉपर्टी पे मोटा मोटा कंजर्वेटिव साइड में, कंजर्वेटिव आई मीन टू से मैक्सिमम सिनेरियो में बात कर रहा हूं, तो यू वुड बी अर्निंग 2.65 लाख रुपीज, 2.65 करोड़ रुपीज। तो अगर हम बात करें मल्टीपल टाइम्स की, आपने 1.3 सीआर लगाया अपनी जेब से और आपको मिलता है 2.65 सीआर, यानी आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इन्वेस्टमेंट का 1.85 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इफ यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड आई एम टेकिंग अ कंजर्वेटिव अप्रोच, आई एम टेकिंग अ बिगर पिक्चर ऑफ द रेंटल प्रॉपर्टी। सब कुछ सही चल रहा है लेकिन रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि अगर कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें तो लास्ट 7 सालों में दिल्ली में माइनस में है प्रॉपर्टी। अब वो मैंने आपको रेजिडेक्स का डेटा दिखा दिया। चलो लेकिन अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में हम थोड़ा सा डाउन साइड में लेके चलेंगे, प्रॉपर्टी में हमने अपर साइड में लेके चला है, म्यूचुअल फंड में हम डाउन साइड लेके चलेंगे। म्यूचुअल फंड में मान लीजिए सर जो लमसम इन्वेस्टमेंट है आपका, डाउन पेमेंट प्लस स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि यही पैसा आप अपनी जेब से निकाल रहे हो ना प्रॉपर्टी में, आपने 16 लाख रुपए इनिशियल डाउन पेमेंट दिया है और आपने स्टैम्प ड्यूटी दी है। मैं मान लेता हूं कि आपके पास ये लमसम अमाउंट रेडी पड़ा है 21,60,000 रुपए, 21,60,000। मंथली एसआईपी भी दे रहे हो ईएमआई 50,584 रुपीज। मैं मान रहा हूं कि यू आर गेटिंग अ 9% इंटरेस्ट, 9% रेट ऑफ ग्रोथ ऑन योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू, 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ईयर्स है 20 ईयर्स। सर इस लमसम की वैल्यू की रिटर्न 21 लाख की जो रिटर्न है आफ्टर 20 ईयर्स वो होगी लगभग 1.21 सीआर, अगर 9% का कैलकुलेशन लेते हैं। आई होप मैं अगर इसको चेंज कर पाया तो आई विल शो यू। मैं इसको 8% भी ले लेता हूं तो भी आपका ये 1 करोड़ के करीब का अमाउंट होगा। और वहीं आपकी जो एसआईपी चल रही है कॉर्पस, मैं उस पर भी सेम कंसिडर कर रहा हूं। एक सेकेंड, हम इसको वही कंसिडर करते हैं। तो एसआईपी कॉर्पस में भी हमने सेम लिया है। आपने एसआईपी चला रहे हो 50,000, जो मंथली एसआईपी आप चला रहे हो, जो आप ईएमआई में दे रहे थे उसी की आपने एसआईपी कर ली, तो उसका लगभग अमाउंट होता है 2.04 सीआर के। तो ये टोटल मिला के जो कॉर्पस आपका म्यूचुअल फंड में होता है वो होता है 3.25 सीआर, तो यानी आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल का 2.27 टाइम्स। तो डाउन साइड में अगर आप फंड्स को लेते हो, इक्विटीज को लेते हो, तो यू वुड बी अ बेटर पोजीशन इफ यू गो विद द म्यूचुअल फंड्स, नॉट ऑन द रेंटल प्रॉपर्टी। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, इफ यू आर बाइंग योर प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम, बिकॉज वहां पे आपको रहना है, तो ये डिबेट नहीं होती है, ये वहां डिबेट नहीं कर सकते। वी कांट कंप्रोमाइज ऑन दैट कि कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, ये सब चीजें नहीं कर सकते हम वहां पे बातें, रेंटल पे बात नहीं कर सकते। आप
प्रॉपर्टी बेच के रहने दूसरी जगह नहीं लोगे हर साल, आपको वहां रहना है, तो वो डिबेट नहीं है, ये डिबेट वहां पे आती ही नहीं है। बात आती है इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी एज अ सेकंड, इफ यू आर बाइंग अ सेकंड हाउस एज अ प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट, तो क्या सिनेरियो है। ये पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने रख दी है यहाँ पे, कि कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, और रेजिडेक्स का डेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और रेंटल यील्ड का आपको दिख रहा होगा, मतलब लिंक भी भेज दूंगा, रेंटल यील्ड कितनी मिल रही है एक्चुअल में। तो आई बिलीव इससे आपको ये हेल्प मिल पाएगी कि भैया आप डिसीजन ले सकोगे, वाइज डिसीजन, कि हाँ भाई मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मुझे डायरेक्टली इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई बिलीव मैंने काफी हद तक आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो पे 700 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए उस लाइक को, टारगेट को अचीव करने में। अगर आप टारगेट अचीव करने में मदद करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के डेटा पे काम करने का। तो खैर आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसका एक्सेल का भी डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।